हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जेवी एंड सीआईबी मेड सिंपल। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेसन में हम लोग डिस्कस करेंगे अपने बीएफएम का यूनिट 19 जो कि बेस्ड है ट्रेजरी रिस्क मैनेजमेंट। दोस्तों, इस टॉपिक से जितने भी इंपॉर्टेंट थ्योरीज रहेंगे उसे हम लोग डिस्कस करेंगे, एकदम पॉइंट वाइज समझेंगे और इसके बेसिस पे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में आपको एमसीक्यूज भी लेकर आएंगे। इससे पहले की यूनिट्स को यदि आपने नहीं देखा है दोस्तों, उसकी थ्योरी वीडियो को यदि आपको लिंक चाहिए तो आपको मैं टॉप राइट कॉर्नर में प्रोवाइड कर देता हूँ उसके लिंक को, और साथ ही साथ मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक प्रोवाइड कर देता हूँ, तो उससे जाकर आप एक बार देख सकते हैं पिछले यूनिट्स को। चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस वीडियो लेसन को। सबसे पहले ये समझना है हमें कि ये जो ट्रेजरी रिस्क मैनेजमेंट है, आखिर ये इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, वाई इट इज़ नेसेसरी, तो वाई इट इज़ नीडेड। तो दोस्तों, इसके पीछे दो कारण हैं। आइए जरा देखते हैं वो कौन कौन से कारण हैं। तो सबसे पहला कारण है दोस्तों कि जो अपना मैंने आपको बताया था कि जो ट्रेजरी है, ट्रेजरी का मार्केट यदि हम बात करें तो उसके अंदर आपके फॉरेक्स डिपार्टमेंट आते हैं, सिक्योरिटीज़ डिपार्टमेंट आते हैं और मनी मार्केट आते हैं। फॉरेक्स मार्केट, सिक्योरिटी मार्केट और मनी मार्केट, ठीक है। तो आपको ये पता है कि ये जो मार्केट रिस्क है, ठीक है, ये मार्केट रिस्क हर एक स्टेप पे प्रेजेंट है। दिस मार्केट रिस्क इज प्रेजेंट एट एवरी स्टेप। तो ये सबसे बड़ा कारण है हमारा ट्रेजरी रिस्क को मैनेज करने का। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर बिसाइड मैनेजिंग आवर ट्रेजरी रिस्क, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना है कि पहला है कि क्योंकि मार्केट रिस्क जो है हर एक स्टेप पे प्रेजेंट है, दैट्स वाई ट्रेजरी रिस्क मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंस। द सेकंड पॉइंट इज ट्रेजरी रिस्पॉन्सिबल फॉर बैलेंस शीट मैनेजमेंट। अब देखिए, बैलेंस शीट की जब बात आती है तो बैलेंस शीट में एसेट आता है और लायबिलिटीज़ आता है, ठीक है। तो एसेट और लायबिलिटीज़ को हमें मैनेज करना होता है, दोनों को बराबर करना होता है, और इसके लिए कौन जिम्मेवार है? इसके लिए जिम्मेवारी है ट्रेजरी का। तो ट्रेजरी रिस्पॉन्सिबल फॉर बैलेंस शीट मैनेजमेंट, एसेट एंड लायबिलिटी हैव टू बी मैनेज्ड एंड मेड इक्वल, ठीक है। तो दोस्तों, इन दो कारणों से ट्रेजरी रिस्क मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस है, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग समझते हैं कि ट्रेजरी रिस्क का कंसर्न किस किस कारण से है। व्हाट आर द कंसर्न्स फॉर ट्रेजरी रिस्क? तो पहला है पॉइंट दोस्तों, वेरी लो फंडिंग रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो ट्रेजरी रिस्क में फंडिंग की रिक्वायरमेंट जो है वो बहुत ही कम है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एक एग्जांपल से समझाता हूँ। और दोस्तों, ट्रेजरी में लीवरेज वैल्यू काफ़ी हाई है। अब लीवरेज वैल्यू को मैं एग्जांपल से समझाता हूँ दोस्तों। जैसे मान लीजिए ट्रेजरी में क्या होता है कि जो फॉरेन एक्सचेंज का बाय और सेल होता है वो 100 करोड़ का है, ठीक है। इसमें कोई भी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं है फंड का। तो इस समय पे क्या होगा, मान लीजिए कि आपका एक्सचेंज रेट 1 रुपया भी वेरी करेगा तो उसमें 1 करोड़ का लॉस हो जाएगा, जो कि कैपिटल का स्ट्रेट लॉस है। समझ सकते हैं ना कि कितना हाई लिवरेज है यहाँ पे अपने ट्रेजरी रिस्क में, ठीक है। तो ये हाई लिवरेज एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है, तो ट्रेजरी बिजनेस में। उसके बाद दोस्तों, जो नेक्स्ट कंसर्न है हमारा वो है लार्ज साइज ऑफ ट्रांजेक्शन डन। तो देखिए, और किसके डिस्क्रिप्शन पे? ट्रेजरर के, मतलब एक सिंगल पर्सन है ट्रेजरर, उसके डिस्क्रिप्शन पे लार्ज साइज ऑफ ट्रांजेक्शन होता है। एग्जांपल के तौर पर ट्रांजेक्शन का वैल्यू 5 करोड़ से लेकर 50 करोड़ तक का हो सकता है, और एक ट्रेजरर सिंपली डिसाइड करता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रिस्क है दोस्तों। चौथा पॉइंट है कि ट्रांजेक्शन आर इररिवोकेबल। दोस्तों, इररिवोकेबल का मतलब क्या हुआ कि मार्केट इतना फास्ट रिएक्ट करता है कि जो ट्रेड पे प्रॉफिट या लॉस है वो इंस्टेंटेनियस होता है दोस्तों, वो तुरंत का तुरंत होता है। तो आप समझ सकते हैं कि ट्रेजरी रिस्क क्या, क्यों ट्रेजरी का रिस्क के पीछे क्या क्या कंसर्न है। लो फंडिंग रिक्वायरमेंट, हाई लिवरेज, लार्ज साइज ऑफ ट्रांजेक्शन एंड ट्रांजेक्शन आर इररिवोकेबल। तो जो मेन पॉइंट था वो मैंने आपको समझा दिया, इसको ध्यान में रखना है आपको। अब दोस्तों, हम लोग डिस्कस करते हैं कि ट्रेजरी एक्टिविटी में रिस्क का सोर्स कहाँ कहाँ है। तो पहला सोर्स है वोलेटिलिटी। अब वोलेटिलिटी की यदि हम बात करें तो देखिए, किसी भी करेंसी का या किसी भी सिक्योरिटी का, देखिए जब हम करेंसी की बात कर रहे हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट मनी मार्केट, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट सिक्योरिटी, वी आर टॉकिंग अबाउट सिक्योरिटी मार्केट। तो यदि किसी करेंसी का और किसी सिक्योरिटी का जो मार्केट प्राइस है उसमें वेरिएशन जो होता है उसको हम लोग वोलेटिलिटी कहते हैं। और यहाँ पे कौन सा रिस्क आता है? यहाँ पे आता है मार्केट रिस्क। पहले बात करते हैं हम लोग करेंसी के। तो करेंसी के केस में ये जो रिस्क है उसे कहते हैं वोलेटिलिटी ऑफ एक्सचेंज रेट, और सिक्योरिटी के केस में इसे कहते हैं वोलेटिलिटी ऑफ इंटरेस्ट रेट। तो दो चीज़ का वोलेटिलिटी है, एक है वोलेटिलिटी ऑफ एक्सचेंज रेट और दूसरा है वोलेटिलिटी ऑफ इंटरेस्ट रेट, ठीक है। तो पहला है हमारे पास करेंसी और दूसरा है दोस्तों हमारे पास सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी के केस में हमारा है इंटरेस्ट रेट का वोलेटिलिटी, और करेंसी के केस में हमारा है एक्सचेंज रेट का वोलेटिलिटी। तो ये दो चीज़ आपको ध्यान रखना है। इसके बाद दोस्तों, वी वर डिस्कसिंग अबाउट व्हाट आर द सोर्स ऑफ रिस्क इन ट्रेजरी एक्टिविटी। एक तो हमने बताया वोलेटिलिटी एक इंपॉर्टेंट सोर्स है जिसमें हमारा करेंसी या सिक्योरिटी का मार्केट प्राइस वेरी करता है। यदि हमारा सिक्योरिटी वेरी करेगा तो उसको बोलेंगे वोलेटिलिटी ऑफ इंटरेस्ट रेट, और यदि करेंसी वेरी करेगा तो बोलेंगे वोलेटिलिटी ऑफ एक्सचेंज रेट।
दोस्तों जो सेकंड फैक्टर है जिसके कारण ट्रेजरी एक्टिविटी में रिस्क आने की संभावनाएं रहती हैं वो है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब हुआ फंडिंग रिस्क, ठीक है। तो व्हेन वी टॉक अबाउट लिक्विडिटी, इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, इसका मतलब हुआ हम लोग बात कर रहे हैं फंडिंग रिस्क का। तो ट्रेजरी में आपका फंडिंग रिस्क भी आता है, आपका लिक्विडिटी रिस्क भी आता है, ठीक है। जितने भी सेटलमेंट्स हो रहे हैं सभी को आपको फंड करना है, ठीक है। और जो भी फंडिंग गैप्स है उसको ब्रिज करना है बैंक के द्वारा, ठीक है। तो कैसे कैसे करना है, तो आपको फंड को बोरो करना है मार्केट में शॉर्ट नोटिस पे, ठीक है। तो दोस्तों यदि हम बात करें लिक्विडिटी रिस्क का, तो उसमें क्या होता है दोस्तों कि जो कैश फ्लो मिसमैच है उसको हम लोग सेटल करते हैं, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि यदि लिक्विडिटी मेंटेन नहीं है पहले से, तो क्या होगा, इंटरेस्ट कॉस्ट जो है वो बढ़ जाता है। इसलिए हमें इंश्योर करना है, बैंक में इंश्योर करना है कि हमारे पास सफिशिएंट लिक्विडिटी हो, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है लिक्विडिटी नहीं होगा तो आप उस अमाउंट को परचेज करेंगे तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो इसी कारण आपका इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ जाएगा। दोस्तों यदि हम लिक्विडिटी रिस्क का बात करें और इंटरेस्ट रिस्क का बात करें, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा कि आखिर हमारा जो ये ट्रेजरी एक्टिविटी है उसमें रिस्क कहाँ से आता है। पहला तो मैंने बताया वोलेटिलिटी, जिसमें मार्केट रिस्क आता है, जिसमें मार्केट प्राइस करेंसी का, सिक्योरिटी का कॉन्स्टेंटली आपका वेरिएशन आते रहता है। और दूसरा मैंने बताया आपको लिक्विडिटी, ठीक है, जहाँ पे मैंने बताया आपको फंडिंग रिस्क जनरेट होता है। चलिए जो अब हम लोग आगे डिस्कस करते हैं दोस्तों, डिवीजन ऑफ ट्रेजरी रिस्क मैनेजमेंट टू 3 पार्ट। तो ट्रेजरी रिस्क मैनेजमेंट को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ऑर्गेनाइजेशनल कंट्रोल, एक्सपोजर सीलिंग एंड लिमिट्स ऑन ट्रेडिंग पोजीशन एंड स्टॉप लॉस लिमिट। तो ये 3 पार्ट है, ऑर्गेनाइजेशनल कंट्रोल, एक्सपोजर सीलिंग एंड लिमिट्स ऑन ट्रेडिंग पोजीशन एंड स्टॉप लॉस लिमिट। तो पहले डिस्कस करते हैं हम लोग ऑर्गेनाइजेशनल कंट्रोल का। तो ऑर्गेनाइजेशनल कंट्रोल में ट्रेजरी को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट इज फ्रंट ऑफिस, सेकंड पार्ट इज बैक ऑफिस एंड द थर्ड पार्ट इज कॉल्ड फ्रंट ऑफिस, बैक ऑफिस एंड थर्ड पार्ट इज कॉल्ड मिड ऑफिस। तो दोस्तों यदि हम बात करें फ्रंट ऑफिस की, तो फ्रंट ऑफिस को हम लोग डीलिंग रूम भी कहते हैं। तो डीलिंग रूम का मतलब क्या है कि ये डील जनरेट करता है। देखिए यहाँ पे जो है बड़े बड़े अधिकारी बैठे रहते हैं, आप ऐसे समझिए, और वो डीलिंग करते हैं किसके साथ, काउंटर पार्टी बैंक के साथ। यानी एक बैंक है और ये दूसरा बैंक है, ये ए बैंक है, ये बी बैंक है, तो ये आपस में क्या हो रहा है, डीलिंग हो रहा है, ठीक है। इसीलिए इसे डीलिंग रूम भी कहा गया है। इसलिए ये कहाँ पे होता है, फ्रंट ऑफिस में होता है। और दोस्तों जो ट्रेजरी है वो करेंसी डीलिंग में इंटर कर सकता है अपने पे ट्रेडिंग बुक पे, या क्लाइंट के बिहाफ पे, जैसे मर्चेंट बुक करते हैं, या बैंक के इंटरनल रिक्वायरमेंट पे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। करेंसी डीलिंग या तो अपने पे हो सकता है जैसे ट्रेडिंग बुक करते हैं, क्लाइंट के बिहाफ पे हो सकता है जैसे मर्चेंट बुक करते हैं, ठीक है। और ट्रेजरी क्या कर सकता है दोस्तों, सिक्योरिटी को खरीद सकता है और बेच सकता है अपने रिटेल क्लाइंट के बिहाफ में। और इसका हेड कौन होता है, इसका हेड होता है चीफ डीलर। तो ये सब ध्यान रखना है आपको पॉइंट, चीफ डीलर इज द हेड ऑफ। देखिए जो जो पॉइंट मैंने यहाँ लिखा हो ना, सबसे आपका बुलेट पॉइंट है, सबसे एमसीक्यूज बनने की संभावनाएं हैं, इसे एक एक चीज़ को ध्यान से पढ़ते जाइए। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे कि ट्रेजरी जो है करेंसी डीलिंग जो है अपने पे इंटर करता है, जैसे कि उस बुक को क्या बोलते हैं, तो आप बोलेंगे उसे ट्रेडिंग बुक कहते हैं। यदि ट्रेजरी में करेंसी डीलिंग जो है क्लाइंट के बिहाफ में इंटर होता है तो उस बुक को क्या बोलते हैं, तो आप बोलेंगे मर्चेंट बुक बोलते हैं। तो हमने फ्रंट ऑफिस समझ लिया, अब हम लोग आते हैं बैक ऑफिस पे, ठीक है। तो दोस्तों बैक ऑफिस को हम लोग ट्रेजरी एडमिनिस्ट्रेटर भी कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये वर्ड कभी कोई पूछ ले जाता है, ठीक है। तो डीलिंग रूम बोले तो फ्रंट ऑफिस, यदि ट्रेजरी एडमिनिस्ट्रेशन बोले तो बैक ऑफिस। यहाँ पे क्या क्या काम होता है वो जरा समझिए, कंफर्मेशन करना, अकाउंटिंग करना और हर एक डील को सेटलमेंट करना। देखिए डील को एस्टेब्लिश करना काम है हमारा फ्रंट ऑफिस का। अब डील उसने एस्टेब्लिश कर लिया, उसे कंफर्म करना, उसके अकाउंटिंग करना, उसको सेटल करना, ये काम आती है बैक ऑफिस की, ठीक है। ये क्या करता है, ये कंफर्मेशन लेता है हर एक डील का अपने काउंटर पार्टी से और फिर डील को सेटल करता है। पहले कंफर्म करेगा, फिर क्या करेगा, डील को सेटल करेगा। तभी सेटल करेगा यदि वो एक्सपोजर लिमिट के अंदर होगा जो कि काउंटर पार्टी को अलाउड है। अब दोस्तों एक्सपोजर लिमिट कितना है वो हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। मैं फिर से बता रहा हूँ दोस्तों, सबसे पहले ये क्या करता है, सबसे पहले जो भी डील है उसको कंफर्म करता है, ठीक है। कंफर्म करने के बाद दोस्तों उसको सेटल करता है, और दोस्तों सेटल करने के दौरान, ठीक है, वो ये इंश्योर करता है कि जो एक्सपोजर लिमिट है वो उस लिमिट के अंतर्गत है। उसके बाद ये वेरीफाई करता है कि जो भी रेट है, जो भी प्राइस है, जो कि डील में मेंशन किया गया है, वो मार्केट से कंफर्म है या नहीं है, ठीक है, ये भी इंश्योर करता है। और दोस्तों इसका ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एक्सपोजर लिमिट से कॉम्प्लाई करना और पोजीशन लिमिट से कॉम्प्लाई करना, जो कि मैनेजमेंट और आरबीआई ने इम्पोज किया है। तो ये थे हमारे बैक ऑफिस से के रिलेटेड कुछ पॉइंट्स, ठीक है। तो आप इसको मोटा मोटी समझिए कि कंफर्म करना, डील को सेटल करना, डील को इसका काम है, रेट प्राइस को वेरीफाई करना इसका काम है,
और इसको ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि जो भी एक्सपोजर लिमिट्स है उसे कंप्लाई करना इसका काम है। ये ध्यान रखिएगा, ये सब पॉइंट से क्वेश्चन निश्चित रूप से आएगा, आपको मैं MCQ सेशन में करवाऊंगा, ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। थर्ड जो पॉइंट है दोस्तों वो है हमारा मिड ऑफिस। मिड ऑफिस को हम लोग रिस्क मैनेजमेंट भी कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, फ्रंट ऑफिस के लिए डीलिंग रूम, मिड आपका जो बैक ऑफिस था उसके लिए मैंने क्या बताया था, बैक ऑफिस के लिए मैंने आपको बताया था दोस्तों ट्रेजरी एडमिनिस्ट्रेशन, और जो मिड ऑफिस है उसको हम लोग कहते हैं रिस्क मैनेजमेंट। तो मिड ऑफिस क्या का काम क्या है कि वो इंश्योर करता है ट्रेजरी कंप्लायंस विद बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी, यानी जो बोर्ड ने जो पॉलिसी अप्रूव किया है उसके अकॉर्डिंगली हमारा ट्रेजरी कंप्लाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये काम आता है मिड ऑफिस का। ये कंप्लायंस को इंश्योर करता है रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के साथ, डेली मार्क टू मार्केट वैल्यूएशन ऑफ ट्रेजरी प्रोडक्ट, वेरिफिकेशन ऑफ प्राइसिंग ऑफ ट्रेजरी प्रोडक्ट। तो ये सब हमारा फंक्शन है मिड ऑफिस का। तो ऑर्गेनाइजेशनल कंट्रोल आपको समझ में आ गया होगा कि पहले फ्रंट ऑफिस आते हैं जिसको हम लोग डीलिंग रूम कहते हैं, दूसरे में हमारे बैक ऑफिस आते हैं जिसको हम लोग ट्रेजरी एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं, और तीसरे में हमारे मिड ऑफिस आते हैं जिसको हम लोग रिस्क मैनेजमेंट कहते हैं। चलिए ये तीन चीज़ आपको क्लियर हो गया। चलिए हम लोग डिस्कस क्या कर रहे हैं, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि ट्रेजरी को 3 भाग में जो डिवाइड किया गया है ऑर्गेनाइजेशनल कंट्रोल के बेसिस पे, ठीक है, तो वो हमने डिस्कस कर लिया। अब हम लोग आते हैं सेकंड पार्ट पे जो कि इंटरनल कंट्रोल। मैंने बताया ना आपको कि ट्रेजरी रिस्क मैनेजमेंट को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो अब हम लोग इस पे, ये हमारा इंटरनल कंट्रोल है कि हम लोग एक्सपोजर के बारे में बात करेंगे, ठीक है। पहले हम लोग इंटरनल कंट्रोल की बात करते हैं। चलिए इंटरनल कंट्रोल को समझते हैं, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझते हैं जो कि जिससे हमारा MCQs बनेगा तो हम उसे सॉल्व कर पाएँ। तो दोस्तों इसमें 2 लिमिट होता है, एक होता है पोजीशन लिमिट और एक होता है स्टॉप लॉस लिमिट। इसको मैं अच्छे से समझाता हूँ दोस्तों, ठीक है। तो देखिए इंटरनल कंट्रोल में क्या होता है दोस्तों कि यहाँ पे ये जो 2 मैंने आपको बताया ना, पोजीशन लिमिट और लॉस लिमिट, ये सबसे इंपॉर्टेंट इंटरनल कंट्रोल है, ठीक है। तो लिमिट जो है इम्पोज होता है डीलर पे, जो कि डील करते हैं फॉरेन एक्सचेंज में या सिक्योरिटीज़ में, ठीक है। तो वैसे डीलर जो कि ट्रेड करते हैं फॉरेन एक्सचेंज और सिक्योरिटीज़ में, उन पे लिमिट इम्पोज किया जाता है, ठीक है। तो जरा देखते हैं किन किन तरह का लिमिट रहता है। तो पहला लिमिट होता है लिमिट ऑफ डील साइज, ठीक है। तो लिमिट ऑफ डील साइज में क्या है दोस्तों कि कोई भी आपका बाइस ट्रांजेक्शन हो या सेल ट्रांजेक्शन हो, उसमें मैक्सिमम वैल्यू को प्रिस्क्राइब किया जाता है। इट प्रिस्क्राइब्स द मैक्सिमम वैल्यू फॉर अ बाय और सेल ट्रांजेक्शन, यानी कि आपके डील को एक लिमिट सेट कर लिया जाता है कि आप इसके ऊपर डील नहीं कर सकते हैं। आपका जो बाय और सेल ट्रांजेक्शन, जो भी फॉरेन एक्सचेंज का ट्रांजेक्शन होगा, उसका अपर लिमिट इतना है और उसका अपर सेल का भी अपर लिमिट इतना है। अच्छा ध्यान दीजिएगा, लिमिट केवल ट्रेड डील पे ही अप्लाई होता है, मर्चेंट ट्रेड डील पे अप्लाई नहीं होता। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से MCQ बन सकता है। दोस्तों इस पार्टिकुलर PDF में मैंने वही पॉइंट इंक्लूड किया है जिससे आपका एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावनाएं हैं। जो भी अननेसेसरी पॉइंट है उसको मैंने एक्सक्लूड किया है। तो इस पार्टिकुलर PDF का आप हेल्प ले सकते हैं, बार बार वीडियोज़ देखिए, और यदि आपके पास कम टाइम है तो इस PDF को आप एक्सेस कर सकते हैं। आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए, ठीक है, और इसके बारे में मैं डिटेल आपको बताऊँगा कैसे आपको PDF एक्सेस करना है। चलिए तो दोस्तों हम लोग डिस्कस कर रहे थे लिमिट्स ऑफ डील साइज के बारे में, तो ये हम समझ लिए कि इसका क्या मीनिंग है। तो सेकंड टाइप ऑफ लिमिट इम्पोज किया गया है वो है लिमिट ऑफ ओपन पोजीशन। आइए जरा इस टर्म को समझते हैं, ओपन पोजीशन का क्या मतलब होता है, ठीक है। देखिए ऐसा है कि मान लीजिए कि आपने ट्रेडिंग शुरू किया, ठीक है, आपने जो है एक सर्टेन एक स्टॉक में इन्वेस्ट किया। मान लीजिए कि टाटा का स्टॉक है, आपने उस पर इन्वेस्ट किया अपना 50,000 रुपीज़, ठीक है। लेकिन ऐसा पोजीशन बना हुआ है कि आप उसको ना बाय कर रहे हैं ना सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों उस पोजीशन को हम लोग ओपन पोजीशन कहते हैं। जब तक आप उसे बाय या सेल नहीं करेंगे तब तक वो ओपन पोजीशन ही कहलाता है। वही तो कर रहा है, ओपन पोजीशन रेफर्स टू द ट्रेडिंग पोजीशन वेयर द बाय और सेल पोजीशन आर नॉट मैच। यही तो कर रहा है दोस्तों, जब तक आप उस टाटा के स्टॉक को नहीं बेचेंगे, ना ही खरीदेंगे दूसरे स्टॉक को, तब तक आप उस पोजीशन को ओपन पोजीशन ही कहेंगे, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया। तो दोस्तों ट्रेजरी क्या कर सकता है कि $1 मिलियन US खरीद सकता है, उसको पोजीशन पे होल्ड कर सकता है, ये सोचकर कि US एप्रिसिएट होगा रुपये के अगेंस्ट। तो यहाँ पे एक लॉस भी तो है, मान लीजिए US एप्रिसिएट नहीं हुआ तो, है ना, तो यहाँ पे कैरी कॉस्ट होता है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ट्रेजरी इंटरेस्ट, ऑब्वियस ये बात है, US डॉलर फंड पे ट्रेजरी क्या करेगा, इंटरेस्ट लॉस करेगा, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखना है दोस्तों। तो यहाँ पे रिस्क है, एक रिस्क की यहाँ पे संभावनाएं हैं, ठीक है। अच्छा दोस्तों जो लिमिट होता है हमारा फॉरेन एक्सचेंज ट्रेड में, उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, एक है डे लाइट लिमिट, एक है ओवरनाइट लिमिट। दोस्तों डे लाइट लिमिट का मतलब क्या हुआ कि जब आप इंट्राडे पोजीशन आपका होता है, इंट्राडे समझते हैं ना, कि मतलब दिन के अंत तक जो है आपका जो भी स्टॉक है वो खत्म हो जाएगा। मतलब आपने जो भी इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है, वो क्या होगा, आपको मॉर्निंग में आपने करेंसी परचेज किया और उसको आफ्टरनून में बेच दिया, यही होता है हमारा डे लाइट।
दोस्तों यदि हम बात करें ओवरनाइट, जैसे समझिए डे लाइट का मतलब इंट्राडे, सिंपली भाषा में इंट्राडे आप समझते होंगे, ये स्टॉक का बेसिक टर्म है। और दोस्तों ओवरनाइट लिमिट की यदि हम बात करें, ओवरनाइट लिमिट का क्या मतलब है कि जो करेंसी का प्राइस है वो फ्लक्चुएट कर रहा है, ठीक है। तो ओवरनाइट लिमिट में आप क्या करते हैं दोस्तों, आप उसे छोड़ देते हैं, नहीं आज का जो पोजीशन है उसको मैं कल मेंटेन करूंगा, कल फिर शुरुआत करूंगा, तो दैट इज कॉल्ड ओवरनाइट लिमिट। तो दोस्तों आपसे यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि डे लाइट लिमिट और ओवरनाइट लिमिट में से कौन सा लिमिट स्मॉलर है, तो आप ये बोलेंगे कि ओवरनाइट लिमिट स्मॉलर है, क्योंकि डीलर जो है उस पोजीशन को अगले दिन भी रख सकता है, ठीक है, बिकॉज द डीलर मे कंटिन्यू टू होल्ड द पोजीशन फॉर नेक्स्ट डे, तो दैट्स वाई ओवरनाइट लिमिट आर स्मॉलर। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है लिमिट्स ऑफ ओपन पोजीशन का। जो उसके बाद नेक्स्ट लिमिट है वो हमारा स्टॉप लॉस लिमिट। स्टॉप लॉस लिमिट दोस्तों क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपने एक स्टॉक खरीदा, ठीक है, आपने स्टॉक खरीदा 5 करोड़ का, ठीक है। अब दोस्तों आपको क्या है कि आप मैक्सिमम एक लिमिट है जहाँ तक आप मैक्सिमम लॉस को एफर्ट को सस्टेन कर सकते हो, को विथस्टैंड कर सकते हो, तो वो लिमिट मान लीजिए 1 करोड़ है। तो दोस्तों आपने 1 करोड़ पे स्टॉप लॉस बना दिया। कहने का मतलब क्या हुआ कि यदि आज के डेट में स्टॉक का प्राइस 1 करोड़ रीच हो गया, तो दोस्तों आपका वो डील जो है तुरंत ही ब्रेक हो जाएगा, आप चाहे बाय करेंगे या सेल कर देंगे। तो वही स्टॉप लॉस होता है, मतलब उसे नीचे नहीं जाएगा, ये एक लिमिट हो गया है कि यहाँ पे स्टॉप हो जाना है, आपका लॉस स्टॉप हो जाएगा, समझे। 5 करोड़ पे आपने खरीदा, 1 करोड़ पे बेच रहे, तो ऑब्वियस सी बात है आपको लॉस हो रहा है। तो यहाँ पे आपने एक स्टॉप लॉस सेट कर दिया है कि 1 करोड़ से नीचे नहीं जाए, ठीक है। तो यही कहा गया है, इट रिप्रेजेंट द फाइनल स्टेज ऑफ कंट्रोलिंग ट्रेडिंग ऑपरेशन। तो जो भी हमारा ट्रेडिंग ऑपरेशन है उसका जो फाइनल स्टेज ऑफ कंट्रोल है वो कहलाता है हमारा स्टॉप लॉस लिमिट, ठीक है। और स्टॉप लॉस लिमिट डीलर को प्रिवेंट करता है वेटिंग, हाँ ऑब्वियस सी बात है, इसके कारण जो डीलर है वो हमारे हमेशा के लिए वेट नहीं करेंगे, ठीक है। और ये लॉस को लिमिट कर देता है इस लेवल तक जो कि मैनेजमेंट को एक्सेप्टेबल है। स्टॉप लॉस लिमिट को प्रिस्क्राइब किया जाता है पर डील, पर डे, पर मंथ और पर ईयर। ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है स्टॉप लॉस लिमिट को कैसे प्रिस्क्राइब करेंगे आप, तो पर डे भी करते हैं, पर ईयर भी करते हैं, पर डील भी करते हैं और पर मंथ भी करते हैं। अच्छा दोस्तों यदि हम बात करें, मैंने बताया था आपको कि जो पोजीशन गैप है और पोजीशन लिमिट है और गैप लिमिट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट लिमिट है इंटरनल कंट्रोल का, ठीक है। तो जो पोजीशन लिमिट है तो करेंसी वाइज प्रिस्क्राइब किया जाता है, ठीक है। और उसके अलावा दोस्तों जो पोजीशन लिमिट है और गैप लिमिट है वो कैपिटल रिक्वायरमेंट को अट्रैक्ट करता है, क्योंकि आरबीआई ने प्रिस्क्राइब किया है। इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करते हैं स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस लिमिट हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो स्टॉप लॉस के बारे में बेसिक पॉइंट मैंने आपको समझा दिया है दोस्तों कि एक वो स्टेज है, यदि मान लीजिए कि आपका $5000 का स्टॉप लॉस है, ठीक है, $5000 का स्टॉप लॉस है, तो जो डीलर है जैसे ही मार्केट जो है 5000 लॉस लेवल पे पहुंचेगा तो डीलर क्या करेगा, ऑटोमेटिकली अपने पोजीशन को क्लोज कर लेगा, या तो सेल कर लेगा वो बाय कर लेगा, क्योंकि यही हमारा स्टॉप लॉस लिमिट है। चलिए, तो हम लोगों ने अभी तक ऑर्गेनाइजेशनल कंट्रोल डिस्कस किया, इंटरनल कंट्रोल डिस्कस किया, जो ये 2 इंपॉर्टेंट हिस्सा थे ट्रेजरी मैनेजमेंट का, उसको हमने डिस्कस किया। जो थर्ड पार्ट है उसको हम लोग कहते हैं दोस्तों एक्सपोजर सेलिंग लिमिट। आइए जरा इसको समझते हैं। तो दोस्तों एक्सपोजर सेलिंग लिमिट का क्या मतलब है कि आप बैंक को क्रेडिट रिस्क के बचा रहे हो, ठीक है। क्रेडिट रिस्क को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। यदि हम बात करें क्रेडिट रिस्क का, तो क्रेडिट रिस्क का 2 पार्ट होता है, एक होता है दोस्तों हमारा डिफॉल्ट रिस्क और एक होता है हमारा सेटलमेंट रिस्क, ठीक है। तो दीज 2 आर इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ क्रेडिट रिस्क, वन इज कॉल्ड डिफॉल्ट रिस्क, अदर इज कॉल्ड सेटलमेंट रिस्क। डिफॉल्ट रिस्क तब होता है जब बैंक ने क्या किया है, अपना पैसा, अपना मनी मार्केट में पैसा दे दिया है, ठीक है। तो आप दे तो दिया, लेकिन जो है बोरोइंग बैंक है वो फिर रिपे नहीं कर पाएगी ड्यू डेट में, तब डिफॉल्ट रिस्क आता है। मतलब वो कहेंगे कि वो डिफॉल्ट कर दिया। डिफॉल्ट करने का मतलब क्या हुआ कि जिसने भी पैसा बोरो किया था वो पैसा वापस नहीं चुका रहा है, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड डिफॉल्टिंग, ठीक है। तो ये एक्सपोजर सेलिंग लिमिट आपको क्लियर हो गया कि बैंक को प्रोटेक्ट करना है क्रेडिट रिस्क से। उसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि ट्रेजरी लैंड इट इंटायर सरप्लसेस टू अ सिंगल बैंक और टू अ हैंडफुल ऑफ बैंक। ट्रेजरी क्या करती है कि वो अपना इंटायर सरप्लस को या तो एक सिंगल बैंक को दे देगी या वो हैंडफुल बैंक को या कुछ नंबर ऑफ बैंक को दे देगी। तो क्रेडिट रिस्क आना लाजमी है ना, कि देखिए क्रेडिट रिस्क तब आता है कि जिस बैंक को वो पैसा दे रही है, ठीक है, सरप्लस दे रही है, वो यदि वापस नहीं कर पाए तो वो, यही तो मैंने बताया कि जो भी बोरोइंग पार्टी है वो यदि डिफ़ॉल्ट कर जाए तो इस केस में ट्रेजरी रिस्क ज़्यादा होने की संभावना है। तो इसीलिए क्या किया गया है कि सरप्लस का जो एक्सपोजर है उसको फिक्स किया गया है और उस पर लिमिट इम्पोज किया गया है। समझ में आखिर लिमिट क्यों इम्पोज किया गया है, इसी कारण से कि आप मान लीजिए पता चला कि खाली सरप्लस जो भी है वो पूरा देते गई और उसका क्रेडिट रिस्क बनता चला गया। इसको अवॉइड करने के लिए एक सरप्लस एक्सपोजर को फिक्स किया गया है और उस पर एक लिमिट इम्पोज किया गया। आइए जरा देखते हैं लिमिट क्या क्या है।
तो दोस्तों देखिए, एक्सपोजर लिमिट फिक्स किया गया है काउंटर पार्टीज के लिए, ठीक है। एक्सपोजर लिमिट फिक्स किया गया है काउंटर पार्टी नेटवर्थ, मार्केट रेपुटेशन, ट्रैक रिकॉर्ड एंड क्रेडिट रेटिंग। रिजर्व बैंक ने 5% का सीलिंग दिया है दोस्तों एक साल का टोटल बिजनेस में फॉर इंडिविजुअल ब्रोकर। तो कोई इंडिविजुअल ब्रोकर है उसके लिए कितना परसेंट का सीलिंग है? 5% का सीलिंग है, ठीक है, टोटल बिजनेस का एक साल में। और जितने भी लिमिट्स हैं उसको एटलीस्ट एक बार तो साल में एक बार तो रिव्यू करना ही करना है, ठीक है। और यदि मान लीजिए कि बैक ऑफिस या मिड ऑफिस की जिम्मेवारी है कि जो ट्रेजरी है वो एक्सपोजर लिमिट से कंप्लाई करे, इट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बैक ऑफिस और मिड ऑफिस टू एंश्योर दैट ट्रेजरी कंप्लाइज विद एक्सपोजर लिमिट मेटिकुलसली। चलिए, तो दोस्तों ये सब हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ट्रेजरी लिमिट के बारे में। नेक्स्ट जो लिमिट है दोस्तों वो है हमारा मार्केट रिस्क एंड क्रेडिट रिस्क, ठीक है। तो आइए ज़रा डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ मार्केट रिस्क, व्हाट इज़ क्रेडिट रिस्क। तो मार्केट रिस्क में क्या है? इज़ अ रिस्क दैट द वैल्यूज ऑफ ऑन और ऑफ बैलेंस शीट पोजीशन विल बी एडवर्सली अफेक्टेड बाय मूवमेंट इन इक्विटी एंड इंटरेस्ट रेट मार्केट, ठीक। करेंसी एक्सचेंज देखिए किस में मूवमेंट होगा? इक्विटी एंड इंटरेस्ट रेट मार्केट, करेंसी एक्सचेंज रेट एंड कमोडिटी प्राइस, इन सब के मूवमेंट के कारण जो है आपके बैलेंस शीट का पोजीशन एडवर्सली अफेक्ट होगा, ठीक है। और मार्केट रिस्क का दूसरा नाम क्या है? प्राइस रिस्क, ध्यान रखिएगा। मार्केट रिस्क इज ऑल्सो नोन एज प्राइस रिस्क, ठीक है। अच्छा दोस्तों, मार्केट रिस्क में पूछेगा आपसे कि कौन कौन सा मेन रिस्क आता है, ठीक है, मार्केट रिस्क में। तो आप देखिए इसको नोट कर लीजिए। एक तो हमारा लिक्विडिटी रिस्क आता है, ठीक है, मार्केट रिस्क के अंदर। एक हमारा इंटरेस्ट रेट रिस्क आता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हमारा करेंसी रिस्क आता है। इसके अलावा मैं 2 रिस्क और बता रहा हूँ जिसको नोट कर लीजिए आप। एक होता है हमारा एक्सचेंज रेट रिस्क, ये पूछेगा क्वेश्चन तो आपको जवाब देना पड़ेगा। एक्सचेंज रेट। और एक होता है हमारा इक्विटी रिस्क। तो पूछेगा कि मार्केट रिस्क के अंदर कौन कौन सा कंपोनेंट है, तो आप बता दीजिएगा सब, ठीक है। लिक्विडिटी रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क, करेंसी रिस्क, एक्सचेंज रेट रिस्क और इक्विटी रिस्क, ठीक है। तो ऑल ऑफ दिस कम्स अंडर मार्केट रिस्क। तो दोस्तों जरा हम लोग बात कर लेते हैं लिक्विडिटी रिस्क का, ठीक है। लिक्विडिटी रिस्क का मतलब क्या होता है कि ऐसा कैश फ्लो का गैप आ गया जिसको आप ब्रिज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और ट्रेजरी के पास एक कंटिजेंसी प्लान होना चाहिए कि कोई भी लिक्विडिटी क्राइसिस आ जाए उसको मीट कर सके, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है, कंटिजेंसी प्लान का होना काफ़ी ज़रूरी है। मान लीजिए कि बॉन्ड का मार्केट कोलैप्स कर गया नेक्स्ट डे में, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कोई ट्रेजरर है, उसने कॉल मार्केट में खरीदा और 5 साल का गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदा, ठीक है। उसके बाद उसने बॉन्ड का प्राइस जो एज्यूम किया कि अगले दिन बढ़ेगा, ठीक है, और फिर सिक्योरिटी को प्रॉफिट से बेच देगा। लेकिन मान लीजिए कि बॉन्ड का मार्केट कोलैप्स कर गया नेक्स्ट डे में, तो जो ट्रेजरर है वो अपना सिक्योरिटी को डिस्पोज नहीं कर पाएगा। तो बैंक यहाँ पे सॉल्वेंट हो गया, दिवालिया हो गया, तो ट्रेजरी हैज़ फेस्ड लिक्विडिटी रिस्क, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रेजरी भी जो है वो एक तरह का लिक्विडिटी रिस्क को फेस करता है। जो नेक्स्ट टाइप ऑफ रिस्क है दोस्तों, दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट रेट रिस्क। इंटरेस्ट रेट रिस्क में क्या होता है कि राइज इन इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ लायबिलिटी और फॉल इन इंटरेस्ट अर्निंग इरोडिंग द बिजनेस प्रॉफिट, ठीक है। तो यानी कि आप क्या कर रहे हैं कि जो इंटरेस्ट कॉस्ट है या लायबिलिटी का, उसमें जो इंक्रीमेंट आ रहा है, और जो आपका इंटरेस्ट अर्निंग है एसेट्स है उसमें जो डिक्रीमेंट आ रहा है, जो कि बिजनेस प्रॉफिट को इरोड कर रहा है, दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट रेट रिस्क। और इंटरेस्ट रेट रिस्क जो है प्रेजेंट वेरेवर देयर इज मिसमैच, जब भी एसेट और लायबिलिटी, एसेट को बोलते हैं हम लोग कैश इनफ्लो और लायबिलिटी को बोलते हैं हम लोग कैश आउटफ्लो, तो जब भी एसेट और लायबिलिटी के बीच में मिसमैच आता है दोस्तों, तो हमारा इंटरेस्ट रेट रिस्क वहाँ पे प्रेजेंट रहता है। तो ये तो कुछ इनिशियल पॉइंट थे, हम लोगों ने इंटरेस्ट रेट रिस्क पहले भी डिस्कस कर रखा है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इंटरेस्ट रेट रिस्क जब भी आपका एसेट और लायबिलिटी के जो मिसमैच आता है तो वो हमारा किसके अंदर आता है? इंटरेस्ट रेट रिस्क के अंदर आता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट रिस्क है वो करेंसी रिस्क। करेंसी रिस्क बोले या एक्सचेंज रेट रिस्क बोले, तो दोस्तों इंटरेस्ट रेट जो है इसे हम लोग कहते हैं डोमेस्टिक कॉस्ट ऑफ करेंसी, लेकिन एक्सचेंज रेट को हम लोग एक्सटर्नल कॉस्ट ऑफ करेंसी कहते हैं। प्राइस मूवमेंट आर अफेक्टेड बाय नॉट ओनली सप्लाई एंड डिमांड बट ऑल्सो बाय इकोनॉमिक फैक्टर लाइक इंटरेस्ट रेट एंड एक्सचेंज रेट। बिल्कुल सही बात। अब दोस्तों हम लोग रिस्क को मेज़र करना सीखते हैं। हाउ डू वी मेज़र रिस्क? तो हमारे पास 2 टूल है, एक है VAR और एक है ड्यूरेशन। दोस्तों VAR से कैसे रिस्क मेज़र करते हैं? तो VAR एक स्टैटिस्टिकल मेज़र है जिसके थ्रू हम लोग वर्स्ट पॉसिबल मूवमेंट ऑफ मार्केट रेट को डिटरमाइन करते हैं। एग्जांपल लेते हैं, एक ओवरनाइट VAR है 45 बेसिक पॉइंट स्केल का, 45 BPS इसका दिया हुआ है, USD पर INR है, 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल है। इसका मतलब क्या हुआ कि 5% चांस ऐसा है कि जो रेट है वो 45 BPS से ऊपर चला जाए नेक्स्ट डे में। यदि आज का स्पॉट रेट 46.00 है
ठीक है। तो टुमारो द वर्स्ट पॉसिबल रेट फॉर एक्सपोर्ट कैन बी एज्यूम टू 45.55, ये वर्स्ट पॉसिबल केस है, क्योंकि 5% का आपका यहाँ पे चांस है वर्सनिंग होने का, ठीक है, विथ रीजनेबल सेफ्टी, दैट इज़ ओनली 5% चांस ऑफ रेट। यदि मान लीजिए कि एक VAR है, जिसका ओवरनाइट VAR आपको 1 साल का गवर्नमेंट सिक्योरिटी यील्ड दिया हुआ 0.35, तो करेंट यील्ड ऑफ 7.75% इज एक्सपेक्टेड टू फॉल और राइज बाय नॉट मोर देन 0.35% बाय टुमारो। वर्स्ट के सिनेरियो में क्या होगा, कोई भी बायर है सिक्योरिटी का, ठीक है, वो यील्ड को घटाकर कर देगा 7.40% एंड बाय नेक्स्ट डेट वाले सेलर ऑफ द सिक्योरिटी। देखिए यहाँ पे 2 चीज़ है, ध्यान दीजिएगा, वर्स्ट के सिनेरियो की हम लोग बात कर रहे हैं, VAR का मतलब ये वर्स्ट के सिनेरियो, ठीक है। तो एक प्रोस्पेक्टिव बायर है और एक प्रोस्पेक्टिव सेलर है, ठीक है। तो प्रोस्पेक्टिव बायर क्या करता है कि वो यील्ड को घटा के 7.75 से 0.35 घटाया तो मिलेगा आपको 7.40 नेक्स्ट डेट है। और जो सेलर ऑफ सिक्योरिटी है वो उसने एक्सपेक्ट किया यील्ड को बढ़ाना, तो एक में हम लोग घटाएंगे, एक में बढ़ाएंगे, तो किस में बढ़ाएंगे, तो याद रख लीजिए बायर के केस में व्हाट वी डू, वी सब्ट्रैक्ट। अब दोस्तों सेलर के केस में हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। चलिए उसके बाद दोस्तों 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल का मतलब क्या हुआ कि 5% पॉसिबिलिटी है एडवर्स चेंज बिटवीन हायर देन 0.05%, तो 1% पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस बीइंग हायर देन VAR जो है सबसे मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव टूल यूज टू मेजर ओवरनाइट रिस्क और लॉन्ग रिस्क ओवर शॉर्ट पीरियड से 1 मंथ। तो VAR सबसे कॉमनली यूज टूल है, जिससे आप ओवरनाइट रिस्क को निकाल सकते हैं। बात करते हैं हम लोग ड्यूरेशन की। ड्यूरेशन क्या होता है दोस्तों, तो किसी भी बॉन्ड पे जो इफेक्टिव रिटर्न होता है, ठीक है, जो कि कूपन रेट पे बेस्ड है, मार्केट प्राइस पे बेस्ड है, रेजिडुअल मैच्योरिटी पे बेस्ड है, उसको हम लोग यील्ड कहते हैं। और किसी भी बॉन्ड का यील्ड और प्राइस जो होता है वो इन्वर्स मूवमेंट होता है, इन्वर्स प्रोपोर्शन होता है। ऐसा क्या मतलब हुआ, यदि यील्ड बढ़ेगा तो बॉन्ड का प्राइस घटेगा, यदि यील्ड घटेगा तो बॉन्ड का प्राइस बढ़ेगा, ठीक है। तो ये सेम रिलेशनशिप है बिटवीन इंटरेस्ट रेट एंड बॉन्ड प्राइस। ड्यूरेशन को हम लोग कहते हैं वेटेड एवरेज मेजर ऑफ लाइफ ऑफ अ बॉन्ड वेयर द टाइम ऑफ रिसीट ऑफ कैश फ्लो इज वेटेड बाय। देखिए ड्यूरेशन का मतलब समझिए कि आपका जो बॉन्ड है उसमें डिफरेंट कैश फ्लोज हैं, तो आपको उसका वेटेड एवरेज वैल्यू निकालना है लाइफ ऑफ बॉन्ड का, जहाँ पे टाइम ऑफ रिसीट ऑफ कैश फ्लो इज वेटेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो। मान लीजिए कि पहला कैश फ्लो है वो 6 महीना बाद हो रहा है डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट से, तो 6 मंथ को हम लोग क्या करते हैं कि जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो से मल्टीप्लाई करते हैं। यदि सेकंड कैश फ्लो 12 महीना बाद हो रहा है तो जो हमारा पीरियड 1 यानी 1 ईयर का जो है उसको मल्टीप्लाई करते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो से, ठीक है। तो देखिए सब प्रेजेंट वैल्यू कैश फ्लो कितना है 0.5 इंटू PV, यही है ना, ठीक है। तो उसको क्या करेंगे कि आपका जो तो द पीरियड 1 ईयर इज मल्टीप्लाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो। द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फाइनल पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड रिडेम्पशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफरिंग से आफ्टर 5 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज सिमिलरली यूज्ड टू वेट द मैच्योरिटी पीरियड 5 इंटू PV। द एग्रीगेट ऑफ रिजल्ट स्वैप एंड डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ वेट। तो इसे हम लोग कहते हैं मैक्रो ड्यूरेशन। तो जितना लॉन्गर ड्यूरेशन होगा उतना ही ज़्यादा आपका सेंसिटिविटी होगा बॉन्ड प्राइस का इंटरेस्ट रेट में, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। द लॉन्गर द ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड ग्रेटर इज द सेंसिटिविटी ऑफ बॉन्ड प्राइस टू चेंज इन इंटरेस्ट रेट। और दोस्तों किसी भी जीरो कूपन बॉन्ड का ड्यूरेशन जो होता है वो होता है टाइम टू मैच्योरिटी, ये ध्यान रखिएगा। तो जो भी टाइम टू मैच्योरिटी है वही होता है हमारा किसी जीरो कूपन बॉन्ड का ड्यूरेशन। किसी लिए, तो ये ध्यान रखिएगा, ये किसका ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन है दोस्तों जीरो कूपन बॉन्ड। तो जीरो कूपन बॉन्ड के लिए ड्यूरेशन और टाइम टू मैच्योरिटी दोनों सेम है। मॉडिफाइड ड्यूरेशन एक ज़्यादा डायरेक्ट मेथड है जिससे हम लोग प्राइस सेंसिटिविटी ऑफ बॉन्ड को मेजर कर सकते हैं। कैसे मॉडिफाइड ड्यूरेशन निकालते हैं, तो आप ड्यूरेशन को इंटरेस्ट रेट से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे यदि ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड आपका मान लीजिए 5% 2.5 आया, तो मॉडिफाइड ड्यूरेशन हो जाएगा 2.5 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.05 यानी 2.3 होती है। The modified duration is valid only for small changes in the price and is also not uniform at different level of prices। और जो एसेट और लायबिलिटी के बीच का ड्यूरेशन का डिफरेंस होता है उसको एक्सप्रेस करते हैं ड्यूरेशन गैप में, जो कि मैक्रो हेजिंग में काम आता है। डेरिवेटिव की बात करें तो डेरिवेटिव से हम लोग क्या करते हैं कि ट्रेजरी ट्रांजैक्शन को मार्केट रिस्क से प्रोटेक्ट करते हैं। डेरिवेटिव जो है बैलेंस शीट के रिस्क को मैनेज करने में भी यूजफुल है, यानी कि एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट में भी यूजफुल है। और दोस्तों जो एक्सचेंज रेट रिस्क है उसको हम लोग अवॉइड करते हैं। कैसे, तो दोस्तों पूछेगा देखिए
डेरिवेटिव से डेरिवेटिव का यूज़ हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो आप पहले बोलिएगा कि जो मार्केट रिस्क का ट्रांजैक्शन है उसको प्रोटेक्ट कर देंगे, ये पहला पॉइंट है। मैं फिर से बताता हूँ, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा गया है, ठीक है। डिलीवरी रिस्क कहाँ कहाँ हेल्पफुल होता है, तो पहले आप बताइए कि मार्केट रिस्क के ट्रांजैक्शन में, दूसरा आप बताइए बैलेंस शीट रिस्क के मैनेजमेंट में, और तीसरा बताइए कि जो एक्सचेंज रेट रिस्क है उसको भी मैनेज में काम आता है। सो दीज आर 3 यूजेस ऑफ डेरिवेटिव एंड रिस्क मैनेजमेंट। तो दोस्तों, तो ये था हमारा आज का लेसन। इसमें मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे मैंने आपको पॉइंट वाइज समझा दिया, ठीक है। होपफुली आपको लेसन पसंद आया होगा। एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों अपनी प्रतिक्रिया जरूर लिखिए कमेंट सेक्शन में, मैं उसे अगले लेसन में ज़रूर फॉलो अप करूँगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए। मिलते हैं आप लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको PDF की रिक्वायरमेंट है तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, या मैं यहाँ लिख देता हूँ नंबर, तो इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपको डिटेल बताऊंगा अपने PDF प्लान का। चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे, मीटिंग यू इन द नेक्स्ट सेशन।